गुड मॉर्निंग बच्चों, करें शुरू क्या? लास्ट टॉपिक कौन सा पढ़ा था? अच्छा, विश्व के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संगठन के हेडक्वार्टर वाला टॉपिक पढ़ा था। आई थिंक सभी को समझ आ गया था वो टॉपिक। इसमें केवल हेडक्वार्टर पूछा जाता है बेटा, ठीक है। जैसे एशियाई विकास बैंक का कहां पर था? मनीला। जो फिलीपींस की क्या होती है? कैपिटल रहेगी। एशिया का विकास करना है तो क्या चाहिए? मनी चाहिए, ठीक है। और हमने पढ़ा था बेटा, विश्व डाक संघ का कहां पर होता था? बर्न, ठीक है। बर्न कहां पर रहेगा? स्विट्जरलैंड में रहेगा। ऐसे याद कर सकते हो कि डाकिया डाक को क्या कर देता था? बर्न कर देता था। या ऐसे भी याद कर सकते हो, डाकिया धूप में घूमता है और तो उसकी स्किन क्या हो जाती है? बर्न हो जाती है। और विश्व व्यापार संगठन का व्यापार करना आजकल क्या हो गया है? जानलेवा। जेनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ा था और व्यापार करना भी जानलेवा हो गया है। मौसम भी जानलेवा है, श्रम करना भी जानलेवा है और स्वास्थ्य भी क्या हो चुका है? इन चारों का काम पर था जेनेवा, ठीक है। बाकी तीन विश्व है, एक अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन है। चारों का काम पर था जेनेवा, स्विट्जरलैंड में था, ठीक है। एक हमने पढ़ा था बेटा, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा प्राधिकरण का काम पर पढ़ा था वियना। वियना, वियना काम पर रहेगा? ऑस्ट्रिया। ओपेक भी पढ़ा था, उसका काम पर था वियना, ठीक है। पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्री का काम पर था बेटा वियना। नाटो का पढ़ा था, नाटने वाले क्या होते हैं? बुरे मान जाते हैं। ब्रुसेल्स बेल्जियम, ठीक है। और नाटो नॉन जो एंटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन था, ठीक है। ठीक है, नाटो, नाटो से भी क्वेश्चन आ सकता है इसका। एक यूरोपियन संघ पढ़ा था बेटा, उसका काम पर था ब्रुसेल्स था, ठीक है। यूरोपीय लोग क्या होते थे? बुरे होते थे, ठीक है। लगभग हमने अंतरराष्ट्रीय जैसे और भी हम चीजें पढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा ना, आज पढ़ेंगे, ठीक है, भारत के प्रथम पुरुष। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? भारत के प्रथम पुरुष। एक क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा, हेडिंग डाल लो, भारत के प्रथम पुरुष। वैसे तो बहुत है बेटा, हजारों ये इससे बन जाएंगे। हम सिलेक्टेड पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। भारत के प्रथम पुरुष, ठीक है। जैसे कोई भी काम करने वाले, जैसे पहला प्रधानमंत्री हो गया, पहला राष्ट्रपति हो गया, ठीक है, ये पहला रक्षा मंत्री। वैसे बेटा मैंने स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल आपको करवाया था, ठीक है। उसमें बहुत से हमने पढ़ भी लिए थे, ठीक है। जैसे पहली स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृता कौर होती थी, ठीक है। और जो श्रम मंत्री जगजीवन राव होते थे। रेल मंत्री और वित्त मंत्री जॉन मथाई होते थे। वो काफी सारी चीजें हमने वहां पर डिस्कस की थी, ठीक है। तो जैसे है ना, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन होते थे बेटा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 2 से 3 चीजें इनसे रिलेटेड मैं बता दूंगा। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन होते थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते थे। ये 1934 में ना कांग्रेस के पहली बार क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे। ये कांग्रेस के क्या बने थे? अध्यक्ष बने। एक बने ये 1939 में, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने क्या दे दिया था कांग्रेस से? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से क्या दे दिया बेटा? इस्तीफा दे दिया था। तब ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे। लिख लो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो पहली बार कब बने थे बेटा? 1934 में बने थे। और दूसरी बार कब बने थे? 1939 में बने। 1939 में किसने इस्तीफा दे दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। और 1939 में नेताजी ने किस ब्लॉक की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की। ये पेपर में पूछा जाता है बेटा। 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा ब्लॉक बनाया था? तो बेटा कौन से ब्लॉक की स्थापना की थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। किस ब्लॉक की स्थापना की थी? फॉरवर्ड
ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक कब बना था बेटा? 1939 में। संस्थापक कौन होते थे इसके? नेताजी सुभाष चंद्र बोस होते थे। कौन होते थे बेटा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा ब्लॉक बनाया था? फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। जब नेताजी ने इस्तीफा दे दिया तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बन गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका जन्म हुआ है बेटा बिहार में, तो इन्हें बिहार का गांधी कहा जाता है। लिख लो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या कहा जाता है? बिहार का गांधी कहा जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहाँ का गांधी कहा जाता है बेटा? बिहार का गांधी कहा जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहाँ का गांधी कहा जाता है? बिहार का गांधी कहते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहाँ का गांधी कहते हैं बेटा? बिहार का गांधी किसे कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार का क्या बोलते हैं? गांधी बोलते हैं। याद रह जाएगा ना? ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहाँ का गांधी बोला जाता है? बिहार का गांधी बोला जाता है। 1939 में इन्होंने किस ब्लॉक की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। और ये ना 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के क्या बने थे? स्थायी अध्यक्ष बने थे। लिख लो, ये डेट भी पूछी जाती है। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के क्या बने थे? ये स्थायी अध्यक्ष बने थे। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के क्या बने थे बेटा? ये स्थायी अध्यक्ष बने थे। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के कौन से अध्यक्ष बने थे बेटा? ये स्थायी अध्यक्ष बने थे। कौन बने थे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब बने थे? 11 दिसंबर 1946 को बने थे। याद रह जाएगा ना? ठीक है, और ये भारत के राष्ट्रपति बने थे 24 जनवरी 1950 को, क्योंकि 24 जनवरी 1950 को हमने ना संविधान सभा को क्या कर दिया था? भंग कर दिया था। 3 पद अपनाए थे, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रपति। तो ये राष्ट्रपति कब बने थे बेटा? 24 जनवरी 1950 को बने थे। और ये राष्ट्रपति रहे थे 1900 कब तक बेटा? 62 तक देश के क्या रहे थे? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के रूप में इनका कार्यकाल क्या रहेगा? सबसे लंबा कार्यकाल रहेगा। आज तक जितने भी राष्ट्रपति बने हैं ना बेटा, उनमें सबसे लंबा कार्यकाल किसका है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। कब तक रहे थे राष्ट्रपति? ये 1950 से लेकर 1962 तक देश के क्या रहे थे? राष्ट्रपति रहे थे। तो राष्ट्रपति के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहेगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। कब से कब तक रहेगा बेटा? 1950 से लेकर 1962 तक देश के क्या रहे थे? ये राष्ट्रपति रहे थे। कोई डाउट है क्या यहाँ तक? ठीक है, अब पहला कोई भी काम आए ना बेटा, तो आपका आंसर डायरेक्ट क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। कोई भी पहला काम पूछे ना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है ना? ठीक है, तो ये क्या रहे? इन्हें क्या कहा जाता है बेटा? बिहार का गांधी किसे कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहाँ का गांधी कहा जाता है? बिहार का गांधी कहा जाता है। कार्यकाल पूछे तो 1950 से 1962 तक रहेगा। ठीक है, और जो भारत रत्न दिया जाता है ना बेटा, वो राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। तो 1954 में जब भारत रत्न की शुरुआत हुई तो भारत रत्न किसके द्वारा दिया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा दिया गया था। ठीक है, कोई भी पहला क्वेश्चन आए ना, तो उसका आंसर राष्ट्रपति पूछे तो क्या होगा? मोस्टली पहली पंचवर्षीय योजना किसके टाइम में चली? पहली बार लोकसभा के चुनाव किसके टाइम में हुए? पहली बार चीन ने भारत पर आक्रमण किसके टाइम में? सारे के सारे क्वेश्चनों का जवाब क्या होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रह जाएगा ना? ठीक है, और भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन होते थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री। ठीक है, इनसे भी 3-4 बातें इंपॉर्टेंट कर पढ़ेंगे। पहले प्रधानमंत्री कौन होते थे बेटा? पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले क्या होते थे? प्रधानमंत्री होते थे। ठीक है, और इनका जन्म 14 नवंबर को हुआ था। ठीक है, इसीलिए 14 नवंबर को क्या मनाते हैं बेटा? बाल दिवस, जिसे आप चिल्ड्रन डे बोलते हो। ठीक है, 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में इनका क्या हुआ था बेटा? जन्म हुआ था। इनका जन्म कहां पर हुआ था? इलाहाबाद में जन्म हुआ था। और पंडित इसके जवाहरलाल नेहरू के पिता का नाम रहेगा मोतीलाल
नेहरू रहेगा। ठीक है, मेन तो आपको याद रखना है 14 नवंबर को हम कौन सा दिवस मनाते हैं बेटा? बाल दिवस मनाते हैं। 1889 को इलाहाबाद में क्या हुआ था बेटा? इनका जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था? पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था। कहां पर जन्म हुआ था बेटा इनका? इलाहाबाद। कहां पर जन्म हुआ था? इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ। मेन तो इनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ये है ना, देखिए जैसे स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल का गठन हुआ था 1947 में, तो 1947 से लेकर ना बेटा ये है ना, देखो 1947 से लेकर 1964 तक देश के क्या रहे थे? ये प्रधान मंत्री रहे थे। कब से कब तक रहे थे? 1947 से लेकर 1964 तक देश के क्या रहे थे? ये प्रधानमंत्री रहे थे। कब से कब तक रहे थे बेटा? 1947 से लेकर 1964 तक देश के क्या रहे थे? प्रधान। लगभग कितना टेन्योर हो गया होगा? 17 साल के आसपास। कितने साल देश के प्रधानमंत्री रहे थे बेटा? 17 साल देश के प्रधानमंत्री रहे थे। लिख लो, लाल किले पर, मैं अक्सर बच्चों को बोलता हूं कि लाल किले पर ना 15 अगस्त को देश को संबोधित करेगा प्रधानमंत्री, और 26 अगस्त को संबोधन किसके नाम होगा? राष्ट्रपति के नाम। तो लाल किले पर सबसे ज्यादा बार कितनी बार तिरंगा फहराया था इन्होंने? 17 बार। लिख लो, लाल किले पर इन्होंने कितनी बार तिरंगा फहराया था? 17 बार फहराया था इन्होंने। लाल किले पर सबसे ज्यादा बार 17 बार तिरंगा फहराया था। लिख लो, इन्होंने लाल किले पर सबसे ज्यादा कितनी बार तिरंगा फहराया था बेटा? 17 बार तिरंगा फहराया था। ठीक है, अब है ना, कोई भी पहला क्वेश्चन आए ना, पहली लोकसभा के चुनाव किसके टाइम में हुए? पहली राज्यसभा के चुनाव किसके टाइम में हुए? भारत में पंचायती राज 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राज्य, यानी 1964 से पहले जितने भी काम होंगे ना, वो किसके टाइम में होंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम में होंगे। योजना आयोग का गठन किसके टाइम में हुआ? पहली पंचशील समझौता किसके समय? कोई भी पहला क्वेश्चन आए ना 1964 तक, उसका आंसर क्या होगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 14 नवंबर को इनकी याद में क्या बनाया जाता है? बाल दिवस मनाया जाता है। कहते हैं बेटा, जब ये ना, कहते हैं इनका अंतिम टाइम आया, रात को ये पढ़ रहे थे और पढ़ते पढ़ते इनकी क्या हो गई थी बेटा? मृत्यु हो गई थी हद्दे गति रुक जाने से। ठीक है, फिर कहते हैं इसके बाद गुलजारी लाल नंदा को देश का कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया। फिर 1964 में बन गए लाल बहादुर शास्त्री बन गए, और ताशकंद समझौते के दौरान 2 साल बाद 1966 में उनकी क्या हो गई? मृत्यु। फिर दोबारा गुलजारी लाल नंदा को देश का कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया। तो गुलजारी लाल नंदा एक ऐसे व्यक्ति है बेटा जो 2 बार क्या रहे हैं? कार्यवाहक प्रधानमंत्री। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। पहले कार्यवाहक गुलजारी लाल नंदा। पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन होते थे? गुलजारी लाल नंदा होते थे। लिख लो, पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन होते थे? गुलजारी लाल नंदा होते थे। पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन होते थे? गुलजारी लाल नंदा होते थे। लिख लो, पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन होते थे? गुलजारी लाल नंदा देश के क्या होते थे? पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री होते थे। कहते हैं गुलजारी लाल नंदा जब है ना, इनके टेबल पर जाकर देखते हैं ना, तो इनकी टेबल पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की टेबल पर, मतलब पढ़ते पढ़ते डाइनिंग टेबल पर ही ये मतलब अंतिम सांस इन्होंने लिया था। तो एक इन्होंने गुलजारी लाल नंदा ने इनकी टेबल को चेक किया ना, तो एक इंग्लिश लिटरेचर के एक पोइट है रॉबर्ट फॉरेस्ट। कभी जो अगर एमए इंग्लिश में जब हम किया करते थे तो पढ़ा करते थे रॉबर्ट फॉरेस्ट के बारे में, शायद आपने भी कभी पढ़ा होगा ग्रेजुएशन में रॉबर्ट फॉरेस्ट के बारे में। ठीक है, आ जाओ। ठीक है, तो जब इनकी ना वो टेबल को चेक किया गया ना, उसमें रॉबर्ट फॉरेस्ट की एक बड़ी बेहतरीन लाइन लिखी होती थी, द वुड्स आर लोनली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिस टू कीप माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। क्या कहना चाहता है? द वुड्स आर लोनली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिस टू कीप माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। समझ नहीं आया होगा? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मेरे भी नहीं आया, कोई खास बात नहीं है। ठीक है,
तो ये क्या है, इंग्लिश लिटरेचर की एक पोइम है। इसमें ना एक मैं इसका सरलार्थ आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या कहना चाहता है। पोइट कहना चाहता है कि सुबह 4 बजे का टाइम था और सुबह 4 बजे के टाइम में ना नींद सबसे ज्यादा आती है। हवा में एक क्या होता है, नशा होता है। तो एक घोड़े का ना सवार है ना, सुबह का टाइम था, उसको कहीं दूर जाना था, तो उसको नींद आने लगती है। तो घोड़े के ना, ठीक है, जो मतलब गले में एक घंटी बंधी होती है, ठीक है, तो वो घोड़ा उस घंटी को बजाता है कि उसको कहता है माइल्स टू गो, कि मीलों की यात्रा करनी है तय बिफोर आई स्लीप, कि सोने से पहले हमें किसकी यात्रा तय करनी है, मीलों की यात्रा। तो इसमें ना रॉबर्ट फॉरेस्ट है ना स्टूडेंट को या हम सबको समझाना चाहता है इस पोइम के माध्यम से, ठीक है। वो कहना चाहता है कि जब इंसान को नींद आने लगती है ना, तो उसके जो घोड़ा होता है ना वो इंसान होता है, उसको नींद आने लगती है तो वो घंटी होती है ना, उसकी अंतरात्मा होती है। नींद आने से पहले वो घंटी है ना वो बजती है कि तेरे को ना अभी सोने से पहले बहुत पढ़ना है, ठीक है, स्टूडेंट को कहता है। और हमारी अंतरात्मा मर जाती है और हम सो जाते हैं, ठीक है। और फिर हम कहते हैं हवा का झोंका मेरा मन मो गया और आज फिर माँ का लाडला बिना पढ़े सो गया, ठीक है। तो ये चीजें होती है। लेकिन ना इसमें रॉबर्ट फॉरेस्ट बड़े अच्छे अच्छे एग्जाम्पल देता है, कभी पढ़ कर देखना। इंग्लिश लिटरेचर अपने आप में बहुत अच्छा लिटरेचर था। तो इसमें ना पंडित जवाहरलाल नेहरू है ना, कोई भी पहला क्वेश्चन आए तो उसका आंसर क्या होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू लिख लो। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर। कौन होते थे बेटा, रविंद्रनाथ टैगोर होते थे। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन होते थे, रविंद्रनाथ टैगोर होते थे। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन होते थे, रविंद्रनाथ टैगोर होते थे। रविंद्रनाथ टैगोर को ना कहते हैं 1913 में ना क्या मिला बेटा, नोबेल, कौन सा पुरस्कार मिला था बेटा, नोबेल पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। और इनकी एक पुस्तक के लिए बताया जाता है गीतांजलि के लिए मिला था। किसके लिए मिला था, गीतांजलि के लिए मिला था। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले, ये लिख लो, एशिया के पहले व्यक्ति थे, भारत के बराबर लिख लो। ये नोबेल पुरस्कार करने वाले भारत के साथ साथ एशिया के पहले व्यक्ति थे। भारत के साथ किसके पहले व्यक्ति थे बेटा, एशिया के पहले व्यक्ति थे। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारत के साथ साथ एशिया के पहले व्यक्ति कौन होते थे बेटा, रविंद्रनाथ टैगोर होते थे। कौन होते थे, रविंद्रनाथ टैगोर। इनको सर की भी उपाधि मिली थी, नाइटहुड की भी इनको उपाधि मिली हुई थी, वो कभी डिस्कस करेंगे। मेनली हमें यह याद करना है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन होते थे, रविंद्रनाथ टैगोर। और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1896 ईस्वी में हुई थी। और आधुनिक ओलंपिक की भी शुरुआत कब हुई थी बेटा, 1896 में। ये दोनों क्वेश्चन लिख लो, आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी, 1896 में। और नोबेल पुरस्कार की भी शुरुआत कब हुई थी, 1896 में हुई थी, ठीक है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत भी 1896 में हुई थी। और आधुनिक ओलंपिक की भी शुरुआत कब हुई थी बेटा, 1896 में हुई थी, ठीक है। नोबेल पुरस्कार की भी शुरुआत 1896 में रहेगी। और आधुनिक ओलंपिक की भी शुरुआत कब हुई थी, 1896 में हुई थी, ठीक है। और बेटा पहले है ना जो 776 ईसा पूर्व है ना, ठीक है, जो प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत है ना वो तो 776 ईसा पूर्व है, यूनान के ओलंपिया नगर में खेला गया। लेकिन आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब है, 1896 में। दोनों क्वेश्चन आते हैं, प्राचीन ओलंपिक कब हुए थे, 776 ईसा पूर्व। और आधुनिक ओलंपिक कब हुए थे, 1896 ईस्वी में हुए थे। याद रह जाएगा ना, ठीक है। तो 1896 में किस पुरस्कार की शुरुआत होती है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत होती है। और नोबेल पुरस्कार पहली बार दिया गया था 1901 में दिया गया था। 1901 में एक व्यक्ति है हेनरी डुनांत। ये HSSC ने 3+ एग्जामों में क्वेश्चन पूछा है कि सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किस व्यक्ति को दिया गया, हेनरी डुनांत को दिया गया 1901 में। सबसे पहले
नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था बेटा? हेनरी डुनांत को दिया गया था। सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था? हेनरी डुनांत को दिया गया था। ब्रैकेट में लिख लेना, इन्होंने रेड क्रॉस सोसाइटी की क्या की थी? स्थापना की थी। हेनरी डुनांत ने किसकी स्थापना की थी बेटा? बता दो। रेड क्रॉस की स्थापना की थी। और रेड क्रॉस को 3 बार मिल चुका है। रेड क्रॉस को नोबेल कितनी बार मिल चुका है? 3 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। लिख लो, रेड क्रॉस को कितनी बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है? 3 बार। और इसके संस्थापक कौन होते थे बेटा? हेनरी डुनांत होते थे। हेनरी डुनांत ने किसकी शुरुआत की थी? रेड क्रॉस की शुरुआत की थी। याद रह जाएगा ना। रेड क्रॉस को कितनी बार मिल चुका है? 3 बार मिल चुका है। 8 मई को रेड क्रॉस डे होता है। 8 मई को कौन सा डे होता है बेटा? रेड क्रॉस डे होता है। लिख लो, 8 मई को कौन सा डे होता है? रेड क्रॉस डे होता है। 8 मई को कौन सा डे होता है बेटा? रेड क्रॉस डे होता है। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने ना, कहते हैं, ठीक है, भारत का भी राष्ट्रीय गान लिखा था और बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ये बांग्लादेश का तो बेटा इन्होंने 1905 में ना एक बंगाल विभाजन हुआ था, ठीक है, कर्जन ने किया था बंगाल विभाजन। तो बंगाल विभाजन के दौरान इन्होंने एक गीत गाया था, आमार, वेरी गुड, सोनार बांग्ला, आमार सोनार बांग्ला। इसी को ना बांग्लादेश ने अपना क्या बना लिया था? राष्ट्रीय गान बना लिया था। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने ना 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान क्या गाया था? एक गीत गाया था और उसी को बांग्लादेश ने बेटा अपना क्या बना लिया है? राष्ट्रीय गान बना लिया है। तो एकमात्र ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने 2 देशों का क्या लिखा है? राष्ट्रीय गान लिखा है। हालांकि बेटा जो श्रीलंका का राष्ट्रीय गान है ना, उस पर भी इसके क्या रहे हैं? कुछ लिरिक्स है ना। श्रीलंका के राष्ट्रीय गान के लिरिक्स भी है ना, कहां से लिए गए हैं? गीतांजलि से लिए गए हैं। तो 3 देशों के राष्ट्रीय गान इफेक्ट पढ़ सकते हैं। कितने देशों के राष्ट्रीय गान पर इफेक्ट था रविंद्रनाथ टैगोर का? 3। लेकिन 3 का लिखा नहीं था। लिखा कितनों का था? 2। इफेक्ट कितनों का रहेगा? 3 का रहेगा। ठीक है, चाइना वाला जो हमारा जो निचली हिस्सा होता है ना, उसे क्या बोलते हैं? श्रीलंका। क्या बोलते हैं बेटा? भारत का मैप लाने जाओगे तो फ्री मिलेगा श्रीलंका का। देखा होगा, महसूस किया है, भारत के मैप के साथ श्रीलंका का फ्री आता है, बाय 1 गेट 1 फ्री। ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर लगभग है ना 3 देशों के राष्ट्रीय गान पर इनका क्या रहेगा? इफेक्ट रहेगा। ठीक है, तो अब जैसे बेटा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। संस्थापक थे व्योमेश चंद्र बनर्जी होते थे। लिख लो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन होते थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। पेपर में बेटा WC बनर्जी आएगा। पेपर में क्या आएगा? WC बनर्जी या व्योमेश चंद्र बनर्जी। लिख लो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन होते थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी होते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई बेटा 28 दिसंबर, वेरी गुड, 1885 को मुंबई में हुई थी। कहां पर हुई थी? और इस मीटिंग में ना 72 सदस्यों ने हिस्सा लिया और इन 72 सदस्यों में से जिसे अध्यक्ष चुना गया वो कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी होते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने सदस्यों ने हिस्सा लिया था? 72। 72 सदस्यों ने हिस्सा लिया। हरियाणा से गए थे राय बहादुर लाला मुरलीधर, गए थे, पलवल से थे। ठीक है, हरियाणा से पूछे तो कौन गए थे बेटा? राय बहादुर लाला मुरलीधर। ये हरियाणा जी के पूछती है कि इन 72 सदस्यों में से हरियाणा से कौन थे? तो राय बहादुर लाला मुरलीधर थे। ठीक है, राय बहादुर लाला मुरलीधर थे। इनका संबंध कहां से था बेटा? पलवल से था। लेकिन राय बहादुर लाला मुरलीधर की कर्म भूमि थी अंबाला।
ठीक है। इनकी कर्म भूमि पूछे तो कौन सी होती थी बेटा? अंबाला होती थी। लिख लो, राय बहादुर लाला मुरलीधर की कर्म भूमि कौन सी होती थी? अंबाला होती थी। राय बहादुर लाला मुरलीधर की कर्म भूमि कौन सी होती थी? अंबाला होती थी। राय बहादुर लाला मुरलीधर की कर्म भूमि कौन सी होती थी? तो कर्म भूमि कौन सी होती थी बेटा? अंबाला होती थी। राय बहादुर लाला मुरलीधर की कर्म भूमि कौन सी होती थी? तो कर्म भूमि कौन सी होगी? अंबाला होगी। ठीक है। और ये थे कहाँ से? पलवल से थे। ये कितने सदस्यों में शामिल थे बेटा? 72 सदस्यों में शामिल थे, हरियाणा से। तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन होते थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। याद रह जाएगा ना? ठीक है, वेरी गुड। पहले मुस्लिम अध्यक्ष लिख लो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी। लिख लो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन होते थे बेटा? बदरुद्दीन तैयबजी होते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन होते थे? बदरुद्दीन तैयबजी होते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन होते थे? बदरुद्दीन तैयबजी होते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले कौन से अध्यक्ष होते थे बेटा? मुस्लिम अध्यक्ष कौन होते थे? बदरुद्दीन तैयबजी होते थे। ठीक है। और पहले पारसी अध्यक्ष लिख लो, दादा भाई नौरोजी। पहले पारसी अध्यक्ष कौन होते थे बेटा? पहले पारसी अध्यक्ष कौन होते थे? दादा भाई नौरोजी होते थे। दादा भाई नौरोजी होते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष कौन होते थे? दादा भाई नौरोजी होते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष कौन होते थे? दादा भाई नौरोजी। कौन से अध्यक्ष होते थे बेटा? पारसी अध्यक्ष होते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष कौन होते थे? दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या होते थे? पहले पारसी अध्यक्ष होते थे। पारसी अध्यक्ष पूछे तो कौन होते थे? दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अध्यक्ष होते थे? पहले पारसी अध्यक्ष होते थे। और कांग्रेस नाम है ना इन्होंने दिया, पहले कांग्रेस का नाम होता था भारतीय राष्ट्रीय संघ। पहले कांग्रेस का नाम क्या होता था? भारतीय राष्ट्रीय संघ। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को क्या नाम दिया? संघ की बजाय क्या नाम दे दिया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। देख लो, दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस नाम दिया था। दादा भाई नौरोजी ने कौन सा नाम दिया था? भारतीय राष्ट्रीय संघ को इन्होंने क्या बनाया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनाया था। अमेरिका की संसद का नाम क्या है बेटा? कांग्रेस रहेगा। ठीक है। और दादा भाई नौरोजी को ना ग्रांट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? ग्रांट ओल्ड मैन, ग्रांट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रांट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रांट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं बेटा? दादा भाई नौरोजी को बोलते हैं। लिख लो, दादा भाई नौरोजी को क्या बोला जाता है? ग्रांट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। दादा भाई नौरोजी को क्या बोला जाता है? ग्रांट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। भारत का वृद्ध पुरुष किसे बोला जाता है? दादा भाई नौरोजी। एक बार ये भी आ सकता है बेटा, हाउस ऑफ कॉमन में बैठने वाला पहला भारतीय। हाउस ऑफ कॉमन में या अंग्रेजों की संसद में बैठने वाला पहला भारतीय। हाउस ऑफ कॉमन ही आएगा, या अंग्रेजों की संसद में बैठने वाला पहला भारतीय। लिख लो, हाउस ऑफ कॉमन में बैठने वाले पहले भारतीय कौन होते थे? दादा भाई नौरोजी। हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा होता है ना, ब्रिटेन में होता है हाउस ऑफ लॉर्ड और हाउस ऑफ कॉमन। तो हाउस ऑफ कॉमन में बैठने वाले पहले भारतीय कौन होते थे? दादा भाई नौरोजी होते थे। और लिख लो, सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय किसने निकाली थी? दादा भाई नौरोजी ने निकाली थी। सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटल इनकम सुना है क्या? ठीक है। सबसे पहले
प्रति व्यक्ति आय किसने निकाली थी? प्रति व्यक्ति आय किसने निकाली थी? दादा भाई नौरोजी ने निकाली थी। सबसे पहले लिख लो, प्रति व्यक्ति आय किसने निकाली थी? दादा भाई नौरोजी ने निकाली थी। सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय किसने निकाली थी बेटा? दादा भाई नौरोजी ने कौन सी आय निकाली थी? सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय निकाली थी। सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय किसने निकाली थी? दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले कौन सी आय निकाली थी? पर कैपिटल इनकम निकाली थी। ठीक है, सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय कौन किसने निकाली? दादा भाई। एक पेपर में आता है बेटा, धन के निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया? धन के, ये कम से कम 10 बार आ गया बेटा, धन के निष्कासन, धन के निष्कासन का सिद्धांत, ड्रेन थ्योरी बोलते हैं। वेरी गुड। धन के निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था? दादा भाई नारोजी ने। समझो क्या होता है धन का निष्कासन। ये कहते थे कि अंग्रेज भारत से किस प्रकार धन को विदेश ले जा रहे हैं, ये बताया था किसने? सबसे पहले दादा भाई नारोजी ने। धन का निष्कासन होता है भारत का धन कहाँ जा रहा है? ब्रिटेन जा रहा है या विदेशों में जा रहा है। इन्होंने बताया था बेटा कि अंग्रेज है ना, वो उपाधियों के द्वारा या गिफ्ट द्वारा भारत से धन कहाँ ले जा रहे हैं? ब्रिटेन। अब देखो, सपोज करो इस क्लास में से आप सभी बैठे हो, लगभग 61 बच्चे बैठे हैं। ठीक है, तो इस क्लास में किसी को नोबेल पुरस्कार मिल जाए। ठीक है, उम्मीद तो कर सकते हैं ना। ठीक है, मिले ना मिले वो तो फ्यूचर की बात है। ठीक है, आप कोई ऐसी खोज कर दो जिससे विश्व का कल्याण हो जाए। ठीक है, नोबेल पुरस्कार। ठीक है, स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम। नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं स्टॉकहोम में। एक शांति का पुरस्कार मिलता है नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में। ठीक है, नोबेल पुरस्कार कहाँ दिए जाते हैं बेटा? प्रति वर्ष 10 दिसंबर को। ठीक है, आगे 10 दिसंबर आएगी ना, नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। बाकी नोबेल पुरस्कार दिए जाएंगे स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम में। और जो शांति का नोबेल पुरस्कार जो मलाला यूसुफजई को या कैलाश सत्यार्थी को मिला था, वो दिया जाता है नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में दिया जाता है। कभी नोबेल पुरस्कार का इतिहास पढ़ाऊंगा मैं। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप में इस क्लास में किसी को नोबेल पुरस्कार मिलता है ना, तो स्वीडन से इंडियन करेंसी की मैं बात करूं ना, तो 5 करोड़ 92 लाख, लगभग 6 करोड़ रुपए स्वीडन से कहां पर आएंगे? भारत में आएंगे, क्योंकि आपको क्या मिला है? नोबेल पुरस्कार मिला है। इसी प्रकार है ना, अंग्रेज क्या करते थे, कोई महारानी विक्टोरिया है, उसको उपाधि दे दी केसर ए हिंद की उपाधि दे दी। अब उपाधि दे दी केसर ए हिंद की, वो ब्रिटेन में बैठी है, तो भारत से जो केसर ए हिंद की उपाधि की जो अमाउंट है वो कहाँ चली गई? ब्रिटेन चली गई। ये सबसे पहले किसने बताया था? दादा भाई नारोजी ने। इन्होंने बताया था अंग्रेज भारत से पैसा किस प्रकार बाहर भेज रहे हैं और हम भारतीयों को पता ही नहीं चल रहा है। तो इन्होंने कहा था उपाधियों के माध्यम से या वो गिफ्ट के रूप में भारत से पैसा कहाँ भेज रहे हैं? ब्रिटेन भेज रहे हैं। इसे बोलते हैं ड्रेन थ्योरी। ठीक है, तो ये कौन थे? दादा भाई नारोजी। लिख लो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले। लिख लो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अध्यक्ष थे बेटा? पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन होते थे? जॉर्ज यूले होते थे। लिख लो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन होते थे? जॉर्ज यूले होते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन होते थे? जॉर्ज यूले होते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन होते थे? जॉर्ज यूले होते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन होते थे? जॉर्ज यूले। ये 1888 में अध्यक्ष बने थे और 1888 में एक अधिवेशन हुआ था बेटा, कौन सा? इलाहाबाद, इसमें अध्यक्ष बने। और HSSC ने यह क्वेश्चन पूछा कि इलाहाबाद अधिवेशन में हरियाणा से भाग लेने कौन गए थे? लाला लाजपत राय गए थे। लिख लो, इस इलाहाबाद अधिवेशन में हरियाणा से भाग लेने कौन गए थे? लाला लाजपत राय गए थे। लिख लो, जॉर्ज यूले 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे। जॉर्ज यूले 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन में क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे।
और इस में भाग लेने कौन गए थे बेटा? लाला लाजपत राय कहाँ से गए थे? इंसार से गए थे। इस अधिवेशन में भाग लेने के लिए लाला जी कहाँ से गए थे बेटा? इंसार से गए थे। याद रह जाएगा ना, कोई डाउट तो नहीं है यहां तक? वेरी गुड। अब आता है भारत के पहले, ठीक है, लिख लो, भारत के पहले गवर्नर। ठीक है, अंग्रेजों के टाइम में जैसे पहले है ना बंगाल के गवर्नर जनरल बनते थे, फिर बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा? भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। लिख लो, पहले क्या बनते थे? बंगाल के गवर्नर बनते थे। ठीक है, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन होते थे? विलियम बेंटिक। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन होते थे? विलियम बेंटिक होते थे। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन होते थे बेटा? विलियम बेंटिक होते थे। और पहले है ना बंगाल के गवर्नर जनरल होते थे, और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग था। वो कभी है ना गवर्नर जनरल के टॉपिक में करवाऊंगा। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन होता था बेटा? तो बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल होता था ना, वो कौन होते थे? वॉरेन हेस्टिंग्स होते थे। वॉरेन हेस्टिंग्स होते थे। अब बंगाल के गवर्नर को क्या कहा जाने लगा? भारत का गवर्नर जनरल। तो भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन होते थे बेटा? बता दो। विलियम बेंटिक होते थे। भारत के पहले भारत के गवर्नर जनरल को क्या कहा जाता था? बंगाल का गवर्नर। क्योंकि अंग्रेज है ना, ठीक है, आप पढ़ोगे प्लासी का युद्ध पढ़ोगे, बक्सर का युद्ध पढ़ोगे, तो इन्होंने बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर कब्जा किया था स्टार्टिंग में। तो पहले बंगाल के गवर्नर जनरल बनते थे। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कोई भारतीय पूछे अंग्रेज तो वॉरेन हेस्टिंग था। और भारत का पहला कौन था? इसके आगे अब लॉर्ड नहीं लगाएंगे। लॉर्ड तब लगाते थे जब हम गुलाम होते थे। अब लॉर्ड नहीं लगाएंगे। लॉर्ड हम कब लगाते थे? जब हम अंग्रेजों के क्या होते थे? गुलाम होते थे। अब हम पढ़ेंगे विलियम बेंटिक होते थे। और विलियम बेंटिक ये वही है बेटा जिन्होंने 1829 में ना राजा राम मोहन रॉय के प्रयासों से किस प्रथा को बंद करवाया था? सती प्रथा। लिख लो, सती प्रथा पर रोक किस गवर्नर जनरल ने लगाई थी? विलियम बेंटिक ने लगाई थी। सती प्रथा पर रोक, कोई भारतीय का योगदान पूछे तो राजा राम मोहन रॉय है। लिख लो, सती प्रथा पर रोक किस गवर्नर जनरल ने लगाई थी? विलियम बेंटिक ने लगाई थी। सती प्रथा पर रोक किसने लगाई थी बेटा? विलियम बेंटिक ने लगाई थी। ठीक है, सती प्रथा पर रोक किसने लगाई थी? विलियम बेंटिक ने किस प्रथा पर रोक लगा दी थी? सती प्रथा पर रोक लगा दी थी। ठीक है, ये बेटा इनके टाइम में ना एक मेकाले, इनके टाइम में ना मेकाले को किसका जिम्मा सौंपा गया बेटा? अंग्रेजी शिक्षा का जिम्मा सौंपा गया। ठीक है, तो अंग्रेजी शिक्षा का जो प्रचार प्रसार पहली बार हुआ था ना, वो भी किसके टाइम में हुआ था? विलियम बेंटिक के टाइम में हुआ। इनके समय में लिख लो, अंग्रेजी शिक्षा की जिम्मेवारी किसको सौंपी गई थी? मेकाले को सौंपी गई थी। इनके समय में अंग्रेजी शिक्षा की जिम्मेवारी किसको सौंपी गई थी? मेकाले को सौंपी गई थी। इनके समय में अंग्रेजी शिक्षा की जिम्मेवारी किसको सौंपी गई थी बेटा? मेकाले को। किस शिक्षा की जिम्मेवारी सौंपी गई थी? अंग्रेजी शिक्षा की जिम्मेवारी सौंपी गई थी। किसको सौंपी गई थी? मेकाले को। तो अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार भी किसके टाइम में हुआ बेटा? मेकाले के टाइम में। किसका प्रचार प्रसार हुआ था? अंग्रेजी शिक्षा का भारत में प्रचार प्रसार हुआ था। आज भी है ना भारतीय कहते हैं गुरुजी अंग्रेज तो चले गए लेकिन अंग्रेजी छोड़ गए। ठीक है बेटा, आप हिंदी से है ना केवल नॉर्थ इंडिया में घूम सकते हो। आप साउथ इंडिया में जाओगे ना तो हिंदी वाला बच्चा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। मैं विदेशों की तो बात ही छोड़ दो। ठीक है, केवल नॉर्थ इंडिया में आप रहते हो ना, उत्तर भारत में रहते हो तो ये हिंदी भाषी है। ठीक है, साउथ इंडिया में चले जाओ, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती ना तो वहां पर कोई काम आप नहीं कर सकते। इंग्लिश है ना विंडो ऑफ द वर्ल्ड है। ठीक है, इंग्लिश एक दरवाजा है जिसके माध्यम से आप वर्ल्ड में कहीं भी जा सकते हो। जितनी भी कंट्री होती है ना वहां पर लगभग क्या बोली जाती है? इंग्लिश बोली जाती है। तो इंग्लिश को ना इतना इंग्लिश सीख लो
कि सामने वाले की बात आप समझ पाओ। ज्यादा अंग्रेज नहीं बनना है हमें, ठीक है। एटलीस्ट इतनी इंग्लिश आनी चाहिए कि हम अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा पाए और दूसरों की बात को हमें समझ पाए। इतनी इंग्लिश आना इंसान के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं नहीं कहता इंग्लिश जरूरी है, लेकिन इतनी बेसिक इंग्लिश आना सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज है ना, आप फॉरेनर से बात भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। आप इंडिया गेट वगैरह जाते हो ना, ठीक है, तो सेल्फी के लिए कहोगे क्या? उसको ये कहोगे अंग्रेजनी को फोटो ले ले मेरे साथ, ठीक है। तो कुछ तो इंग्लिश आनी चाहिए ना। कईयों की आदत होती है इंडिया गेट पर जाकर फोटो डालते हैं, ठीक है, अंग्रेजों के साथ। अरे वही अंग्रेज है जिन्होंने हमें गुलाम बनाया था और हम उनके साथ खुश होकर सेल्फी डालते हैं, ठीक है। तो भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन होते थे? विलियम। अब बेटा, भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाने लगा, भारत का वायसराय। और भारत के पहले वायसराय होते थे कैनिंग होते थे। कौन होते थे बेटा? लॉर्ड कैनिंग बोलते हो जिन्हें, लिख लो। भारत के पहले वायसराय कौन होते थे? कैनिंग होते थे। भारत के पहले वायसराय कौन होते थे? कैनिंग होते थे। 1857 की क्रांति है ना, इन्हीं के समय में हुई थी, लिख लो। 1857 की क्रांति किसके समय में हुई थी? कैनिंग के समय में हुई थी। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है बेटा। 1857 की क्रांति किसके समय में हुई थी? कैनिंग के समय में हुई थी। हरियाणा जी के पूछता है 1857 की क्रांति के बाद कैनिंग ने एक जनता दरबार लगाया था हरियाणा में। कहां पर लगाया था? अंबाला में लगाया था, लिख लो। 1857 की क्रांति के बाद कैनिंग ने जनता दरबार हरियाणा में कहां पर लगाया था? अंबाला में। इनके टाइम में कौन सी क्रांति हुई थी बेटा? 1857 की क्रांति हुई थी। 1857 की क्रांति किसके समय में हुई थी? कैनिंग के समय में हुई थी। 1857 की क्रांति किसके समय में हुई थी बेटा? और इनके टाइम में कौन सा दरबार लगा था? जनता दरबार लगा था। इनके टाइम में कौन सा दरबार लगा था? जनता दरबार। जनता दरबार भी किसके समय में लगा था? कैनिंग। हरियाणा के कहां पर लगा था बेटा? अंबाला में लगा था। 1857 की क्रांति के बाद यह फैसला लिया गया कि अब भारत का गवर्नर जनरल का पद समाप्त हो गया। अब इसे भारत का क्या कहा जाएगा? वायसराय कहा जाएगा। तो अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय कौन हो जाएगा? कैनिंग हो जाएगा। याद रह जाएगा ना। एक है ना बेटा, जिसे स्वतंत्र भारत आजाद हो गया था ना, ठीक है, तो उस टाइम भी अंग्रेजों का एक गवर्नर जनरल अंतिम माना जाता है, उसे बोलते हैं अंग्रेजों का, लिख लो, अंतिम। आजादी के बाद अंतिम गवर्नर जनरल अंग्रेजों का, क्योंकि आजादी के बाद वायसराय को एक बार दोबारा क्या बोलने लगे? गवर्नर जनरल। वो माउंटबेटन था। कौन था बेटा? लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। आजादी के बाद, या ये आ सकता है अंग्रेजों का अंतिम गवर्नर जनरल कौन होता था? माउंटबेटन होता था। अंग्रेजों का अंतिम गवर्नर जनरल भारत की आजादी के समय कौन होता था? माउंटबेटन होता था। अंग्रेजों का आजादी के समय अंतिम गवर्नर जनरल कौन होता था बेटा? माउंटबेटन होता था। कौन होता था? माउंटबेटन। और एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल, लिख लो, वेरी गुड, एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी, लिख लो। एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल कौन होते थे? सी राजगोपालाचारी होते थे। एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल कौन होते थे बेटा? सी राजगोपालाचारी होते थे। एकमात्र, लिख लो, भारतीय गवर्नर जनरल कौन होते थे? सी राजगोपालाचारी। एकमात्र क्या होते थे? भारतीय गवर्नर जनरल का नाम क्या होता था? सी राजगोपालाचारी। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन होते थे बेटा? भारत के पहले उप राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली। डॉक्टर सर्वपल्ली, इसमें भी सोच रहे हो, डॉक्टर सर्वपल्ली, ये तो ध्यान होना चाहिए। ये तो मतलब है ना, आपसे ना, जो ये आजकल आप सिंपल सी बात बताता हूं, पहले है ना, कोई भी
जैसे हमारे रिश्तेदार आते थे ना, उनके पास रटे रटाई 4 ही 5 क्वेश्चन थे, भारत का प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है, इनके अलावा उनको भी कुछ नहीं आता। ठीक है, बस 4-5 बातें पूछेंगे, उसी में हमें फंसा लेते थे। ठीक है, तो ये है ना, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। लिख लो, सबसे पहले भारत रत्न इन्हीं को मिला था 1954 में। सबसे पहले भारत रत्न 1954 में इन्हीं को मिला था। 3 व्यक्तियों को मिला था बेटा, लेकिन सबसे पहले ग्रहण किसने किया था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। 3 व्यक्ति थे, एक तो सी राजगोपालाचारी को मिला था, एक CB रमन को मिला था, लेकिन सबसे पहले ग्रहण किसने किया था बेटा? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने ग्रहण किया था। तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। याद रह जाएगा ना? ठीक है, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बता दो। पहले मुस्लिम जाकिर हुसैन। पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन होते थे? जाकिर हुसैन होते थे। लिख लो, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन होते थे? जाकिर हुसैन होते थे। और कार्यकाल के दौरान मरने वाले पहले राष्ट्रपति भी जाकिर हुसैन होते थे। लिख लो, कार्यकाल के दौरान किस राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई थी? कार्यकाल के दौरान किस राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई थी? तो जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी। लिख लो, कार्यकाल के दौरान किस राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई थी? जाकिर हुसैन। तो बेटा हम टीचर डे मनाते हैं, तो वो किसके जन्मदिन पर होता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 5 सितंबर 1888 को उनका जन्म हुआ था। तो 5 सितंबर को हम टीचर डे मनाते हैं ना, वो किसकी याद में मनाते हैं बेटा? 5 सितंबर को हम टीचर डे तो किसकी याद में मनाते हैं? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में मनाते हैं। 5 सितंबर को मनाते हैं। तो ये बेटा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी है ना, ये पहले तो उपराष्ट्रपति थे 1900। ठीक है, आप पढ़ोगे, ये पहले तो उपराष्ट्रपति थे, बाद में ना देश के दूसरे राष्ट्रपति कौन बने थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधा। पहले उपराष्ट्रपति थे और दूसरे देश के क्या थे? ये राष्ट्रपति। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद 1962 से 67 तक राष्ट्रपति कौन रहे थे? डॉक्टर सर्वपल्ली। वो तो चलो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के टॉपिक में पढ़ेंगे। पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन होते थे? जाकिर हुसैन होते थे। और जाकिर हुसैन की ना कार्यकाल के दौरान क्या हो गई थी बेटा? मृत्यु हो गई थी। जाकिर हुसैन की किसके दौरान मृत्यु हो गई थी? कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। कार्यकाल के दौरान किस प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू की भी कार्यकाल के दौरान क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। याद रह जाएगा ना? पहला राष्ट्रपति पूछे कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधा। पहले मुस्लिम पूछे तो जाकिर हुसैन होते थे। पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू होते थे। याद रह जाएगा ना? तो पहले व्यक्तियों से बेटा आगामी एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पक्का आएगा। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जो भारतीय व्यक्ति था ना, राकेश शर्मा, 1984। लिख लो, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन होते थे? राकेश शर्मा, 1984 में गए थे। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन होते थे? राकेश शर्मा होते थे। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन होते थे बेटा? राकेश शर्मा। कब गए थे अंतरिक्ष में? 1984 में। 1984 में ना सिख दंगे हुए थे। उसमें ना क्या होता है बेटा? 1984 में ये इंदिरा गांधी के टाइम में हुए थे। ठीक है, तो 1984 में ये याद कर लेना, अंतरिक्ष में कौन गए थे? राकेश शर्मा। याद रह जाएगा ना? कोई डाउट तो नहीं है? समझ आ गया आज वाला? चलो ठीक है बेटा। इसको राजा राम मोहन रॉय के साथ थे ये। समझ आ गया आज वाला? थैंक यू।